चलिए, तो हमने कल तक जो डिस्कस किया उसमें आपका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था उस मशीन का जिस मशीन के कारण हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं। दूसरा, हमने उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड किया और उसमें देखा कि दो टाइप के कंपोनेंट्स आपके होते हैं। पहला हार्डवेयर, सेकंड आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हार्डवेयर में हमने नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट फाइंड आउट किया था और वो स्टेटमेंट ये था कि ऐसे सभी कंपोनेंट ऑफ द डिवाइस या कंप्यूटर जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स में आपने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया और उसके टाइप्स को भी पढ़ा। कुछ होमवर्क्स थे वो आपने कर लिए होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज लगाए थे, डाउट आया कुछ पूछिए, नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो कल हम जाते जाते एक डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो था हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। उसको फिनिश करते हैं और फिर अपन धीरे धीरे अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बोला कि आपके पास वो जो ब्लॉक डायग्राम था, उस ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो होता है मेमोरी। और कल आपने अंडरस्टैंड किया था मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। जी देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लगभग आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। भाई वो पेन चाहिए था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो आपके लगभग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से इसीलिए अलग किया गया है क्योंकि आपके जो अदर सॉफ्टवेयर्स आपने पढ़े वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एंटीवायरस का एक ही स्पेसिफिक टास्क होता है कि आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में कोई वायरसेस हैं तो उनको डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद उन्हें सिस्टम से रिमूव कर देना, ठीक बात है। फिर आपने कल एनक्रिप्शन देखा और साथ में कंप्रेशन भी देखा। एनक्रिप्शन का अपना यूज़ था कि भाई वो बेसिकली आपके कंटेंट को क्या बना रहा है, सिक्योर बनाता है। और एनक्रिप्शन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप साउथ की मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जो व्यक्ति विशेष होते हैं जो बिजनेस करते हैं वो नोट को या डॉलर को आप बीच में से फाड़ लेते हैं, है ना, और जब वो डील करने जाते हैं तो वो आपस में मैच करके देख लेते हैं और आपका प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। तो उसके बिना आपकी डील नहीं हो सकती, चाहे आप कोई भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके डेटा को हिडन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं उनको आप एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक बात है। इसलिए हमने यूटिलिटी को अंडरस्टैंड किया था, ठीक। अब मैंने आपको बोला कि आपके पास जो मेमोरी है उस मेमोरी में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वाली आपकी जो होती है उसको अपन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दिस वन इज़ प्राइमरी, या फिर आप कह लीजिए हिंदी में इसको प्राथमिक कहते हैं। और एक आपके पास होती है सेकेंडरी, जिसको आप क्या कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने जब कल डायग्राम अंडरस्टैंड किया था या क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पर 4 क्लासिफिकेशंस को देखा था। फर्स्ट वन जो था हमारा रैम, सेकंड जो है वो रोम, थर्ड आपके पास है कैश और फोर्थ आपके पास होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ रजिस्टर। तो जो फर्स्ट वाली है रैम जो है उसको अपन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और 4 कीवर्ड्स में समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ठीक। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ज़रूर पता होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। तो मैंने आपको बोला देखिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तीनों वर्ड्स को आप समझिएगा। पहला जो वर्ड है दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी का मतलब आपको पता है, कल आप पढ़ चुके हैं और आपको ऑलरेडी नोन है कि भाई मेमोरी मतलब वो जगह जहाँ पर कोई डेटा आपका स्टोर होगा। दूसरी बात ये है कि एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है
जैसे मैं अभी इस बोर्ड को यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका एक्सेस अवेलेबल है। अगर मैं आपसे कहूँ आपके फ़ोन में अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप अपने फ़ोन के रिसोर्सेज मतलब सॉफ्टवेयर्स को या हार्डवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब होता है एक्सेस, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा गया होगा या कहा गया है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं अथवा आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तब आपसे कंप्यूटर या मोबाइल ये नहीं कहता है कि आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही सॉफ्टवेयर्स को या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने मोबाइल को जस्ट अभी ओपन करें, आपका मन है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप को यूज़ करें तो आप कर सकते हैं। आपका मन है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप के बाद, या व्हाट्सएप नहीं भी यूज़ किया है तो इमीडिएटली आप सबसे पहले यूट्यूब सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि इतनी सारी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आप रैंडमली किसी को भी पिक करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। इतना समझ में आया? तो इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दूसरी बात ये है कि यही रैंडम एक्सेस मेमोरी आपसे एक और बात कह रही है, वो बात ये है कि भाई मैं टेम्पररी मेमोरी हूँ। तो मैंने इनसे पूछा ऐसी क्यों, तो इन्होंने कहा टेम्पररी मेमोरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे नंबर बोला कि सर आप अपने मोबाइल में नंबर स्टोर कर लीजिए 1 2 3 4, मैंने कर लिया, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है, उस फ़ोन को आप अपने मोबाइल में सेव नहीं करते हैं, तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आप ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर आपके फ़ोन से इरेज हो चुका है। इसका मतलब वो जो नंबर आपके फ़ोन में कॉल डिटेल्स में आपको दिख रहा था, वो नंबर परमानेंटली आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं था, वो टेम्पररली स्टोर था। कहने का मतलब ये है कि सर जो डेटा टेम्पररली स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो रैम पर होता है। ठीक बात है? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं आपको फिर थोड़ा और डिटेल में ले जाने की कोशिश करूंगा तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके मोबाइल की जो मेमोरी है, आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है, उसमें जब हमारी एप्लीकेशन स्टोर होती हैं तो वो एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, एक टेबल में। समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं हो रहा? तो ये हमारे पास टेबल होती। अब मान लीजिए सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप है, सेकंड इंस्टाग्राम है, थर्ड हमारा यूट्यूब है, फोर्थ हमारा गूगल है, फिर आपकी गैलरी है, XYZ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनका जो है वो एड्रेस भी होता है। जैसे ये 0 रो, अब मैं 1 से बना लेता हूँ। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम। अगर मैं अपने मोबाइल से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताओ यूट्यूब कहाँ है, तो वो ये कहता है सर आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, एक अपन जब एलिमेंट्स ऐसे बनाते हैं तो पहले रो का नंबर लिखते हैं, तो रो हो गई आपकी फर्स्ट और कॉलम हो गया आपका 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर टेबल में यूट्यूब नामक सॉफ्टवेयर कहाँ है, तो 1,3 पर है, जहाँ पर 1 का मतलब रो है और 3 का मतलब कॉलम है। ठीक है, ये होता है उसका परमानेंट स्टोरेज, ये रोम में स्टोर है। यूट्यूब डिलीट नहीं होता है आप फ़ोन बंद कर दें तो, है ना, ये परमानेंट स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ होती है आपकी रैम। जब आप अपने फ़ोन में बोल रहे हो, क्लिक कर रहे हो अपने फ़ोन में मुझे यूट्यूब चाहिए, तो बेचारा ये जाता है, रिक्वेस्ट करता है और इस एड्रेस पे जाता है। तो एड्रेस क्या है आपका? यूट्यूब, और यूट्यूब जो है वो रैम पर आकर आपका चल रहा होता है। समझ रहे हैं? तो रैम पर जो डेटा है वो टेम्पररली आया है। जब आपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वापस जो यूट्यूब है वो जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो यूट्यूब इज़ अ परमानेंट, वो कहाँ स्टोर होता है? रोम में। रैम क्या बोलता है? जब तक यूट्यूब को चलाओगे तब तक वो रैम पर रहेगा, और आपने उसको क्लोज किया वो वापस अपने घर चले जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रोम में, क्योंकि वो वहाँ परमानेंट है। इसको मैं आपको इस एग्जाम्पल से भी बता सकता हूँ। जब आप अपने घर से निकलते हैं वो रोम है, और आप पढ़ते कहाँ हैं? तो ये रैम है। दिस इज द टेम्पररी स्पेस फॉर यू, राइट? और दैट इज द परमानेंट स्टोर, और उस परमानेंट स्टोर का एड्रेस भी परमानेंट होता है। समझ आ रहा है? और यहाँ पर जब आप आते हैं रैम में, यानी इस क्लासरूम में, तो आपका जो एड्रेस होता है वो रैंडम होता है। मतलब आप इस चेयर पे भी बैठ सकते हो, इस चेयर पे भी बैठ सकते हो, इस चेयर पे भी बैठ सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपका मन है भाई पहले मुझे इंस्टाग्राम चलाना है तो उसका लॉजिकल एड्रेस हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड आपको गूगल चलाना है तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन, है ना? तो मैंने आपसे सिर्फ 2 बातें कही, अगर आपको वो समझ में नहीं भी आया तो कोई समस्या नहीं। पहली बात आप इस समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? आप रैंडमली किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रक्शंस या विदाउट रूल। समझ आ रहा है?
दूसरी बात, ये आपकी टेम्पररी मेमोरी है, डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा अच्छा अगर आपने टेम्पररी स्टोरेज डेटा को कर लिया है और कुछ अपने बारे में विशेषता बताइए, तो इन्होंने कहा सर हम आपको एक बात बताते हैं, दुनिया की कोई भी मेमोरी जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, तो हमारा क्वेश्चन आता है कि टेम्पररी स्टोरेज कब तक। तो वो ये कहती है सर जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाए, तो जो डेटा आपने MS वर्ड पे लिखा था वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। तो रैम ये कह रही है सर हमारे पास से इस जगह से 2 केसेस में डेटा डिलीट होता है। पहला केस क्या है, हमारा यूज़र खुद कर दे, दूसरा पावर सप्लाई चला जाए। इन दोनों केसेस में मैं अपने डेटा को इरेज या डिलीट कर सकता हूँ। और अगर ऐसा है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक किसी मेमोरी के पास हैं, तो वो मेमोरी कहलाती है आपकी वोलेटाइल, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि भाई रैम किस प्रकार के नेचर को बिलोंग करती है, तो वो किस नेचर को बिलोंग करती है, वोलेटाइल, ठीक बात है। फिर मैंने 4th स्टेटमेंट पूछा कुछ और विशेषता बताइए आप, तो उसने कहा कि भाई मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है, मैं प्राइमरी मेमोरी में आती हूँ। आप खुद सोचिए अगर आपके पास रैम नहीं होगी तो ठीक है आप सॉफ्टवेयर तो चला लेंगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ क्लिक करेंगे, कुछ एंटर करेंगे, वो सब क्या होता जाएगा, परमानेंट सेव होता जाएगा। फिर जितना आप फ़ोन चलाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा आपको शाम को बैठकर डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया जो आपकी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है, तो ये बात सच है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। 5वीं बात ये है, अगर आपसे रैम के बारे में पूछा जाए तो एक और स्टेटमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं ये कौन सी मेमोरी है, आपकी मेन मेमोरी। तो 5 बातें रैम के बारे में है। पहला उसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा वो एक टेम्पररी मेमोरी है, तीसरा वो प्राइमरी मेमोरी है, चौथा वो मेन मेमोरी है, और 5th बात ये है कि उसका जो नेचर होता है वो आपका वोलेटाइल होता है। तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज वोलेटाइल इन नेचर। इसको लिख लीजिए प्लीज, 5 कीवर्ड्स रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड होता है आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज टेम्पररी मेमोरी, सेकेंड वन है वोलेटाइल, प्राइमरी और मेन मेमोरी। सबको समझ में आ रहा है पक्का एकदम? बेटा ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं सभी को समझ में आया जो मैंने बोला? एक बार और, ठीक है। देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो अपने बारे में 5 बातें कहती है। पहली बात हमने उससे पूछा बताइए, तो उसने पहला जो स्टेटमेंट बोला वो था बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। उसने कहा आप मेरा नाम पढ़ लीजिए, उसे अपन बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक बात है। दूसरा बेटा रैम जो होती है वो एक ऐसी मेमोरी होती है जो अपने पास डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखती है, तो ये आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो मेमोरी है वो बेसिकली हमारी क्या कर रही होती है, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी के साथ साथ बेटा हम इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपके डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, इसीलिए एक ऐसी मेमोरी जो टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रही है। और डेटा कब हमारा डिलीट होता है, डेटा कब इरेज होता है, जैसे ही आपके कंप्यूटर से पावर सप्लाई चला जाता है वैसे ही आपका जो टेम्पररी डेटा है वो आपका जो है वो डिलीट हो जाता है या इरेज हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी का जो नेचर होता है उसे अपन वोलेटाइल इन नेचर कहते हैं, या फिर वोलेटाइल प्रकृति की जो है वो कह रहे होते हैं। समझ में आया? आगे एक्चुअली मेन मेमोरीज जो होती हैं, जैसे मैंने आपको प्राइमरी बोला है ना, यहाँ पर जो वर्ड मेन है उसका तात्पर्य ये होता है जनरली कि जैसे होता है ना एक नेसेसरी पार्ट ऑफ दी सिस्टम, है ना। तो मेन मेमोरीज़ हमारे पास ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर डिवाइस के या सिस्टम के फंक्शंस को प्रॉपरली चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, इन्हें हम मेन मेमोरीज़ कहते हैं,
ठीक है। और प्राइमरी मेमोरीज भी मेन मेमोरीज में ही कंसिडर होती हैं क्योंकि वो मेन है, ठीक। तो बेटा अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि रैम हमारे लिए ज़रूरी है ना, प्राइमरी में ही आएगी, वो मेन में ही आएगी, क्योंकि इसके बिना अननेसेसरी डेटा भी आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल आप जो कुकीज़ का पूछ रहे थे, तो रैम में हमारी कुकीज़ स्टोर नहीं होती हैं। अगर ये रैम में स्टोर होने लगेंगी तो फिर हमारी जो प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर या मोबाइल है वो स्लो हो जाता है। तो मैं आगे बताऊंगा वो क्यों, ठीक है। आगे चलें। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था, चलिए ठीक बात है सर, अच्छा लगा, हमको एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, लेकिन हमको हमारे डेटा को क्या करना है, परमानेंटली भी स्टोर करना है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई एक और मेमोरी आप जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और जिसे अपन रोम के नाम से जानते हैं। और रोम अपना पहला जो फुल फॉर्म बताता है उसे अपन रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। हमेशा से मैं कहता हूँ कि रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपको हिंदी में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी मेमोरी जिसमें हम केवल डेटा को रीड कर पाते हैं, ऐसी मेमोरी होती है, ठीक है। पहले अपन नॉर्मली समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये स्क्रीन है, क्या नाम है आपका, अन्वेश। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ठीक बात है। तो आपने जो चारों कीवर्ड्स अभी बोले ये आप रीड कर पाए तभी आप बोले, है ना। मतलब ये अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास अभी एज अ मेमोरी काम कर रही है। जब मैंने इस पर रोम लिखा, रीड ओनली मेमोरी लिखा, तो लिखने को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे होते हैं, राइट, ठीक है। और जब आप पढ़ रहे थे तो आप उसी कंटेंट को रीड कर रहे थे, तो रीड निश्चित रूप से अपन इसको रीड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी होती है, चाहे वो अब जैसे आप गाना सुन रहे हैं तो गाना आपके मोबाइल में सेव है, मोबाइल में सेव का मतलब ये है कि आपकी मेमोरी में सेव है, और मेमोरी से जब आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर डेटा या कंटेंट को रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप किसी डेटा को अपनी मेमोरी में सेव कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को सेव कर रहे हैं, तब आप मेमोरी में उसको राइट कर रहे होते हैं। तो जनरली हमारी जो मेमोरीज होती हैं उसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है राइट ऑपरेशन और एक होता है रीड ऑपरेशन। जब आप डेटा को सेव करते हैं तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप डेटा को पढ़ते हैं, फेच करते हैं, यूज़ करते हैं, वो होता है रीड ऑपरेशन। समझ में आया। अब मैं आपसे कह रहा था, आपके मोबाइल में आप दोनों करते हैं, रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। तो मैंने आपसे बोला, देखिए रैम छोड़ देते हैं, रोम पे चलते हैं। रोम अपने बारे में कह रहा है रीड ओनली मेमोरी हूँ मैं। तो मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि झूठ बोल रही है, क्योंकि आप देखिए ना, बेसिकली यहाँ पर ये झूठ तो नहीं बोल रही है, लेकिन इसका एक लॉजिक ये है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि हम बात करें नॉर्मल, हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, उसमें हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं जो मैंने आपको कल भी बताए। पहला चैट आपका कौन सा होता है, चैट होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, ये हमारे रोम में परमानेंटली स्टोर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक बात है ना। जैसे कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क के नाम से भी पढ़ लेते हैं, जानते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है आपसे कि ये जो चैट है ना सर, इसे केवल आप रीड कर सकते हैं, इसमें आप कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब क्या है कहने का, अगर आप चाहें चैट की स्पेलिंग बदलना, आप नहीं बदल सकते। आप चाहें चैट को वार्तालाप लिखना, आप नहीं लिख सकते, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि उसमें जो कंटेंट सेफ है उसमें हम आपको राइट ऑपरेशन की परमिशन नहीं देंगे, उसमें हम आपको कंटेंट चेंज करने की परमिशन नहीं देंगे। अब जैसे एक वर्ड होता है, कल मैंने आपको बताया कि जब अपन स्क्रीन पे देखते हैं तो ये आपके पास एक बटन होता है जिसको आप स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन को मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा शुरू लिखा हो, स्टार्ट का मतलब तो शुरू ही होता है, लेकिन कंप्यूटर में कभी भी आपने हिंदी में शुरू नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने हमें ये फैसिलिटी दी नहीं कि आप इसको एडिट करो। जबकि आप कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो आप फाइल में अपना नाम भी लिख सकते हैं, फाइल का नाम 1 2 3 भी लिख सकते हैं, फाइल का नाम 4 5 6 भी लिख सकते हैं, वो एडिटिंग ऑप्शन है। तो उसने कहा रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो अपने कंटेंट को कभी भी आपको चेंज नहीं करने देगी। हाँ, आप उसको रीड कर सकते हो, ये बात अलग है। समझ आ रहा है?
तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसमें आधी बात रह गई जिसको अपन अभी थोड़ी देर में फिनिश करेंगे। तो मैंने आपसे कहने की कोशिश की कि ध्यान से सुनिएगा, रोम का फुल फॉर्म तो आप समझ गए, रीड ओनली मेमोरी है। अब क्योंकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है तो आप इसको परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा क्योंकि ये वो जगह है, वो मेमोरी है जहां पर आपके यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर खुद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसीलिए ये हमारे पास अगेन मेन मेमोरी में काउंट होगी, अगेन आपकी प्राइमरी मेमोरी में काउंट होगी, और इस तरीके से अपन इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन फिर मैंने आपसे बोला इसका 4th नंबर का जो कीवर्ड है वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और अगर हम इंस की और रैम की लड़ाई करवाएं तो रैम ये कह रही थी कि मैं वोलेटाइल नेचर की हूँ, रोम ये कह रही है मैं नॉन वोलेटाइल नेचर की। क्योंकि ये कहती कि आप लाइट बंद कर दें, पावर सप्लाई कर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा आपका एज इट इज़ आपको मिलेगा। तो ये सेम टू सेम 4 कीवर्ड्स आपके हैं, सिर्फ इसमें 2 बातें बदली, वो रीड ओनली मेमोरी उसका फुल फॉर्म, और ये है आपकी नॉन वोलेटाइल नेचर। इसको लिख लीजिए जिनके पास नहीं लिखा है। चलिए, तो ये आपके पास एक मेमोरी थी। अब पता है रैम के तो टाइप्स आपसे कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे रोम के टाइप पूछ लिए जाते हैं, तो उसको अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि रोम आपसे क्या कह रहा है, उसने कहा सर हमारी बात सुनिए पहले आप, फिर हम आपको टाइप बताएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो पहले क्या होता था, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कल आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, और जो प्रोग्राम्स हैं वो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, और जो रूल्स हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए जाते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है वो प्रोग्राम कहलाता है ना, सही बात है ना। तो मैंने आपको बोला कि भैया देखो ऐसा है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है OS। अब उसने बोला कि मैं सॉफ्टवेयर, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर हो तो आपकी डेफिनेशन ये है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। अब कलेक्शन है तो कलेक्शन कहाँ स्टोर हो रहा है, तो कलेक्शन आपका स्टोर हो रहा है रोम में, आज भी होता है ना। तो कलेक्शन आपका जो है वो रोम में होता है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा आपके घरों पे टेलीविज़न आती है, अभी हमने बहुत बड़ी बड़ी 40 इंचेस और 53-55 इंचेस की टेलीविज़न अपने घरों में लगा के रखी हैं। तो जब आपने टेलीविज़न खरीदी होगी, उठा लीजिए, अच्छा हाँ ठीक है। तो अब टेलीविज़न जैसे ही आप लेके आते हैं तो वहाँ पर एक सर होते हैं, वो आपसे कहते हैं सर आप घर पहुँचिए, मैं आता हूँ अभी इंस्टॉल कर दूँगा। तो हार्डवेयर भी इंस्टॉल हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो घर पे सेटअप जो करके जाते हैं, AC का इंस्टॉलेशन होता है। तो मैंने आपसे बोला कि जब आप नया कंप्यूटर लेने जाते हैं या लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं। तो जब वो कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है प्रोग्रामेबल, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्ड कर रहे हैं, प्रोग्रामेबल, राइट। तो आप उसको प्रोग्राम्ड कर रहे हैं। तो एक पहली जो रोम अपन पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं पी रोम, ठीक है। पी रोम जो है हम उसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहा कि भैया जब, अब मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर था, लैपटॉप था, इसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ 7, पहले लाइनक्स भी चलता था, आपने विंडोज़ जो है वो 7 यहाँ पर इंस्टॉल करवाया और आप घर ले गए, ठीक बात है। अब होता ये था कि जैसे आप घर ले गए, अब आपको क्या चाहिए, आपको इसमें विंडोज़ 7 में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, आपको विंडोज़ 8 चाहिए, है ना। तो निश्चित रूप से वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से वो रोम में इंस्टॉल होता है। तो भैया अगर आपको विंडोज़ 8 इंस्टॉल करना है तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि विंडोज़ 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक बात है। लेकिन जो पहली रोम आती थी वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, केवल ऐसी मेमोरीज होती थी जिनमें एक ही बार कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता था। अगर आपको इसकी जगह विंडोज़ 8 चाहिए तो आपको यहाँ से रिमूव करने की फैसिलिटी नहीं थी, आपको दूसरी रोम लानी पड़ेगी जिसमें विंडोज़ 8 का इंस्टॉलेशन होगा।
इज इट डन? इट इज़ क्लियर? तो पहले टाइप की जो आपकी रोम बनी थी दैट वाज दी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें रिमूवेबल कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने कहा हम सर दूसरी लेकर आएंगे, हमने कहा बढ़िया है, ले आइए, अच्छी बात है। तो फिर उसने कहा कि हम आपसे ये कह रहे थे कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपने क्या किया हुआ है, विंडोज़ 7 इंस्टॉल किया हुआ है, हमें चाहिए विंडोज़ 8, हमें चाहिए विंडोज़ 8। तो हमने कहा ले लीजिए। तो यहाँ पर जब हम जब हमने अपडेट किया तो हमने इस रोम को रिमूवेबल बनाया। मतलब हमने कैसा बनाया, हम जब रिक्वायरमेंट होगी विंडोज़ 7 को यहाँ से डिलीट करके अनइंस्टॉल करके विंडोज़ 8 को इंसर्ट कर पाए, राइट। तो इस तरीके से सेकेंड टाइप की जो रोम आई रिमूवेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको अपन कहते हैं दैट इज आरपी रोम। इरेजेबल यूज होता है वर्ड, तो अपन यहां पर ईपी रोम कर लेते हैं, ठीक है। ईपी रोम जो भी है, मैं फिर से लिख देता हूं। तो मैंने आपसे कहने की कोशिश की कि एक आपके पास रिमूवेबल को अपन इरेजेबल बोलने लगे, तो बुक्स में आपको जो मिलता है रिमूवेबल की जगह इरेजेबल मिलता है, तो आप इसको ईपी रोम भी कर सकते हैं, राइट। तो एक ये हो गया भाई। अब लेकिन इसमें दिक्कत थी, ये इरेजेबल है बेटा, आपको समझ में आ रहा है पक्का एकदम? आपके पास कौन सा फ़ोन है? ओप्पो में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। उसको अभी आपने अपडेट किया है? हर कभी हो जाता है। इसका मतलब क्या है, रोम में अपडेशन आजकल मिल रहा है कि नहीं? अब अपडेशन का क्या मतलब, जैसे ही आप उसको अपडेट करते हैं कोई नई फीचर मोबाइल में आ जाते हैं, इसका मतलब प्रीवियस वर्जन से न्यू वर्जन अपडेट हो रहा है। आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे बस रात में चार्ज फ़ोन लगा दीजिए और हो जाएगा काम। इतना समझ में आया? लेकिन ये जो सेकंड वाली थी जिसको आपने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला, इसमें इरेज का ऑप्शन तो मिला लेकिन शर्त के साथ मिला। कंडीशन क्या थी मैं आपको बताऊं? कंडीशन सिर्फ ये थी कि भैया अगर आप इस रोम में विंडोज़ 7 की जगह विंडोज़ 8 लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस रोम को एक स्पेशलाइज्ड लैब हुआ करती थी, आपको वहाँ लेके जाना पड़ता था। फिर वो क्या करते थे, आपसे बोलते थे 2 दिन इसको रख जाइए, हम आपको इसमें अपडेट करके दे देंगे। तो वो करते क्या थे, वो बेसिकली इस रोम पर अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनके बारे में आप साइंस में पढ़ते हैं कि वो कितनी जो है वो डेंजरस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को इमिट करते थे, जिससे कि पूरा जो हार्ड डिस्क है, पूरी जो रोम है वो क्या हो जाती थी, ब्लैंक हो जाती थी, फिर ताकि हम उसमें विंडोज़ 8 को अपडेट कर पाएँ। तो ये फैसिलिटी तो मिली कि भाई अपडेट हो जाएगा और नया इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा था। हमको उससे भी मसला नहीं है, क्यों, हमको क्या करना, हमको तो हमारी खाली मिल रही है हार्ड डिस्क। लेकिन उसमें एक दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत ये थी कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर्टिकुलर रोम पर इमिट की जाती थी तब सारा डेटा डिलीट हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन आज आप देखते हैं जब आपके फ़ोन में कभी समस्या होती है, आप कस्टमर केयर सर्विस पे जाते हैं, आप कहते हैं सर बस गैलरी बचा देना, बाकी सब उड़ा दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें जो है वो सब जाएगा, समझ रहे हैं। अब भैया इसकी भी बड़ी समस्या हो गई कि सर हमारा डेटा ही नहीं बच रहा। फिर हमने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन एक और रैम डिज़ाइन करेंगे। थर्ड वाली हमने डिज़ाइन करी, वो थी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक्सटेंडेड वर्जन, और एक वर्ड इसमें ऐड हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल में क्या हुआ, इन्होंने कहा सर देखिए हमें ना तो लैब लेके जाना है और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा डेटा बचा रहे, समझ आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल का एग्जांपल आप देखते हैं, आपके घरों में अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करना होता है, एक सर आते हैं वो एक सीडी लाते हैं, सीडी लगाते हैं, फॉर्मेटिंग की कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, डी ड्राइव को बचा देते हैं, सी ड्राइव को अपडेट करके चले जाते हैं। तो डी ड्राइव में जो आपका डेटा स्टोर है वो एज इट इज़ आपको वापस अपडेशन के बाद भी मिल जाता है, समझ में आया। और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल क्यों बोला, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो कंप्यूटर नहीं चल रहा। अगर आपका अपडेशन पे सिस्टम लगा हुआ है उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान उसको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए होती है, इसलिए उसको क्या बोला, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मोबाइल में भी यही हो रहा है, जो रोम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं। अच्छा आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप अपडेट कर रहे थे तो अपडेशन से पहले उसने आपको एक मैसेज शो किया था, पहले अपने फ़ोन को आप चार्ज कर लें फिर अपडेट पे लगाएं, क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमारे फ़ोन में भी किस प्रकार की रोम अवेलेबल है, दैट इज़ डबल ईपी रोम।
इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों का बस फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम लिख लीजिए। रोम हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज ईपीरोम, फर्स्ट वन इज पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद थर्ड आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से हमारा जो रोम है वो हमारे पास अभी वर्तमान में जो है वो आपकी थर्ड टाइप की रोम है। और यहाँ पर अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई नेक्स्ट जो है रोम फिनिश। आगे चले, लिंक चली गई। इतना क्लियर है, इतना डन। चलिए नेक्स्ट आता है कैश मेमोरी। थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट। लिख लिया था, सॉरी लिख लीजिए। क्या बेटा, इतना क्लियर? लिख लिया। फर्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड है आपके पास इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डन। चलिए दो बातें और समझ लेते हैं, फिर अपन एक जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनकी तरफ चलते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालना है, चार्ट में ही अपने पास है कैश मेमोरी। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम एक मॉल की तरफ, नहीं एक जो मल्टीज़, आजकल भोपाल में भी बहुत मल्टी ट्रेडिशन हो गया है, तो मल्टीज़ बनी हुई है ना। तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि नीचे एक सर बैठे रहते हैं, वो रजिस्टर में एंट्री करते रहते हैं। आपसे पूछते हैं अच्छा किस घर में जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, क्या फ्लैट नंबर है, नॉल एंड ऑल। आप एक दिन जाते हैं तो आपसे पूरी एंट्री कर लेते हैं, दूसरे दिन जाते हैं तो फिर आपसे पूछते हैं, तीसरे दिन उनकी आदत हो जाती है तो मुस्कुरा के कहते हैं हाँ चले जाओ, क्योंकि वो आपको जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही भैया हमारे पास एक और मेमोरी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक आपके पास रोम होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस रोम में मैंने आपसे बोला हुआ है कि डेटा कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। एक आपके पास रैम होती है जहां पर एक्चुअल में आपका डेटा इम्प्लीमेंटेशन होता है, और रैम रोम से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए चाहिए। तो इस दरमियान एक सिक्योरिटी गार्ड आप कह लीजिए, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कैश मैडम यहाँ पर बैठी रहती हैं। वो सबसे पहले क्या करती हैं, वो रैम से आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे यूट्यूब चाहिए, तो वो पहले, क्योंकि रास्ते में कैश मैडम पढ़ती है तो कैश के पास वो जा रही होती हैं, तो ये आपका व्हाट्सअप, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये गूगल और जो भी है आपके, तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट। तो गई, तो कैश ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो आप लेके आ जाओ, लेकिन जाते जाते मुझे एड्रेस नोट करवाते जाना है ना। तो भैया कैश ने हमको परमिशन दी, हम गए इंस्टाग्राम के पास। इंस्टाग्राम का जो एड्रेस है 1,3 है, इंस्टाग्राम का एड्रेस है 1,3। हम वापस आए, हमको फिर से कैश यानी वो सिक्योरिटी गार्ड मिले, उनको हमने कैश को क्या किया, एड्रेस बता के गए, और एड्रेस क्या था आपका 1.3, और एड्रेस को हम वापस बताने के बाद कहाँ आ गए, रैम पे। अब हम उसको चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फिर से, होता है ना आप यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक गाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक बार वो गाना आप सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब पहली बार आप उस गाने को सुनते हैं तो आप उसमें सर्च बार में लिखते हैं गाने का नाम। ठीक है,
सुन लेते हैं भाई, चल जाता है। फिर दोबारा आपको सुनना है तो आप फिर से यही प्रोसेस से गुजरेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड सर तो आपको वापस से मिलेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही थी। और उसी गाने को 3 बार सुनने के बाद आप ये देखते हैं कि अगर आप दोबारा से यूट्यूब को ऑन कर रहे हैं तो वो गाना आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि आप उस गाने को फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, आपको वही गाना चाहिए, आप फिर से कैश के पास गए, उन्होंने कहा मुस्कुरा के अच्छा तुम फिर आ गए, तुमको इंस्टाग्राम चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने टेम्पररी यहीं स्टोर करके रख लिया है, आप वहां मत जाओ, आप यहीं से ले लो। तो अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो कि अगर मुझे जाने में यहाँ 1 मिनट लगा तो यहाँ जाने में 1 मिनट लगा, टोटल हो गए 2। यहाँ से आने में 1 मिनट लगा, यहाँ तक आने में 1 मिनट लगा, टोटल हो गए 2। तो जो आने जाने का प्रोसेस रहा वो 4 मिनट का हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैश ने मेरी मदद करी और उसने क्या बोला कि आप यहाँ आए, यहीं से अपने डेटा को वापस ले जाइए, तो जाने में लगा मिनट 1, आने में लगा मिनट 1, टोटल हो गए कितने 2। तो आप देखिएगा आपका 50% टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्सेस यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो आपके कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इतना समझ आया? तो भैया कंप्यूटर की बुक में, इंटरनेट पर आपको बढ़िया डेफिनेशन मिलती है और वो डेफिनेशन सही भी है कि जो आपका कैश मेमोरी है वो मदरबोर्ड पर सिचुएटेड होती है। मदरबोर्ड जो कंप्यूटर का होता है उसमें लगी होती है और वो मेमोरी आपके कंप्यूटर की क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इट इज़ डन। तो कैश में बस ब्रैकेट में लिख लीजिए फास्टेस्ट मेमोरी जो आपने चार्ट में बनाया था। हालांकि कैश के भी आपके 4 टाइप होते हैं, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेकिन वो जो लेबल्स होते हैं वो अपन को ना तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर कैश हो गई भैया। अब कैश के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो बचा हुआ है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर को समझना उतना टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने कई बार प्रैक्टिकली भी देखा है कि जनरली अपन जो है बुक्स की, इंटरनेट की चीज़ों को अपोज नहीं करते हैं, और अगर आप इमीडिएटली अभी सर्च करें फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर तो आपको कैश ही मिलेगी। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। कैश तो है निश्चित रूप से, अभी आपने मैकेनिज्म भी देखी, लेकिन कैश भी फास्टेस्ट तो तभी बन सकती है ना जब उसको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एड्रेस पता हो। नहीं तो कहाँ से लेके जाएगी आपको, वो कैसे देगी डेटा? मेरी बात समझ रहे हैं? तो कैश रजिस्टर्ड जो मेमोरी होती है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो खुद अपने आप में एक रजिस्टर है, और वो क्या करता है, जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ वो ऐसी टेबल बनाता है और टेबल में हर एक सॉफ्टवेयर का एड्रेस स्टोर करके रखती है। अगर मेरे पास आपके घर का एड्रेस नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं आपके घर नहीं पहुँच सकता, है ना। जैसे मैं आपके घर फर्स्ट टाइम गया तो आपने बोला सर आप तो एक काम करिएगा, ये कमला नगर है वहाँ चले जाइएगा। अब भाई कमला नगर कितना बड़ा होता है, मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको? चलिए जैसे तैसे मैंने आपको ढूंढ भी लिया, कमला नगर में मैंने आपको ढूंढ भी लिया, और पहली बार ढूंढने में मुझे कितने टाइम लगा था? लगभग 1 घंटा। ठीक है, आपने थोड़ा और लैंडमार्क बता दिया था। तो दोबारा भी मैं जाऊँगा तो दोबारा भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली मुझे आपका एड्रेस याद नहीं होगा। फिर मैं तीसरी बार जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, चौथी बार जाऊंगा तो और थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऐसे करके मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे कैश ने एड्रेस स्टोर करके रख लिया। तो रजिस्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके पास जो एड्रेस है उसी की हेल्प से आपकी कैश फास्टेस्ट हो पाती है। तो अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देखिएगा कुछ इस तरीके का डायग्राम अपन को मिलता है। मैं आपको बताऊं, एक्सेस टाइम जब अपन बात करते हैं, एक्सेस टाइम कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए, सबसे नीचे पड़ी जाती है रोम, उसके जस्ट बाद थोड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है रैम की, 3rd नंबर पे आपका आता है कैश, और 4th नंबर पर जो है वो आपका आता है जिसको अपन 1st नंबर पर जो है वो क्या कहते हैं, अपन उसको रजिस्टर कहते हैं। तो दिस इज द मेमोरी हिरार्की, राइट। तो हालांकि ये बहुत कॉमन है कि रजिस्टर से आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ मैंने आपको बता दिया। परंतु वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि आपकी कैश मेमोरी फास्टेस्ट होती है, पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बाकी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी आप समझ ही गए थे कि ऐसी मेमोरी जिनको आप ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेते हैं।
जो कंप्यूटर के अंदर लग के यूज़ होती हैं उनको आप इंटरनल कह देते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। जो बाहर यूज़ हो जाती हैं, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इस तरीके की आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में काउंट हो जाती हैं। इतना समझ में आया? पक्का एकदम? तो 2 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए भाई। आपका होमवर्क सिर्फ ये रहेगा कि आप मेमोरी से रिलेटेड जितने MCQs हैं एटलीस्ट 25 से 30 आप लगा लें, उसमें फिर आपको डाउट आता है तो निश्चित रूप से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फंडामेंटल के टॉपिक्स भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अपन एक काम करते हैं, एक हमारे पास इसके आगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, अपन उनके चार्ट बना लेंगे, आराम से फिनिश हो जाएगा। अपन यहाँ पर जो लेटेस्ट हमारे पास हैं उनको अपन अंडरस्टैंड करते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें बता देता हूँ। तो अपन एक टॉपिक हेडिंग डालते हैं जिसको अपन कहते हैं नेटवर्क, और यहाँ पर मैं आपको कोई नेटवर्क नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ जिसको अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? विवेक। आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। आप मुझे बताइए कि 2 ऐसी संस्थाएं जो इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रीम है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं, आप कह लीजिए इंडिया की बेस्ट कंपनीज है। ठीक है, और अच्छा, दूसरा मेरा एग्जाम्पल ये, जैसे मान लीजिए अपन भेल चलते हैं, भेल में एक सर हैं, उनको अपन जानते हैं, और फिर हम उनसे कहते हैं कि सर आप एक काम करिए, कम से कम हमको ऐसे 100 लोगों से मिलवाइए जो भेल में जॉब करते हैं। और फिर मैं यही बात सर से कहता हूँ कि सर आप मुझे 100 लोगों से मिलवाइए जो भेल में जॉब करते हैं। इनके लिए ईजी पड़ेगा कि उनके लिए ईजी पड़ेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है वो भेल से रिलेटेड है। समझ आ रहा है? तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई दुनिया में, ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी कैंडिडेट विशेष के बारे में ये कहते हैं कि उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका तात्पर्य ये होता है कि वो व्यक्ति विशेष बहुत सारे लोगों को जानते हैं। ठीक बात है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो सरल सा परिभाषा इतनी सी है कि जब 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, होंगे सर कोई बड़ी बात नहीं, 2 मोबाइल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो मैं उसे मोबाइल नेटवर्क कह दूंगा। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कनेक्टेड होना इज़ नॉट अ बिग डील। कनेक्शन तो कैसे भी हो सकता है किसी भी केबल से, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने आपसे कहा व्हेन हमारे पास 2 कंप्यूटर होते हैं, या फिर आप कह लीजिए मोर देन 2 कंप्यूटर्स होते हैं, मोर देन 2 कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 कंप्यूटर को मिलाकर भी कंप्यूटर नेटवर्क बन सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपन और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जुड़े हैं। तो व्हेन 2 कंप्यूटर्स और मोर देन 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जब ये आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड, हमारी पुरानी डेफिनेशन ये कहती है विद द हेल्प ऑफ केबल। अभी तो हम वायरलेस भी जोड़ देते हैं, विद द हेल्प ऑफ केबल निश्चित रूप से, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उन्हें आप कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। तो हम बेसिकली नेटवर्क बनाए क्यों? ताकि हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर पाएँ? शेयर कर पाएँ। हम व्हाट्सएप का ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि हम नोट्स आपके साथ शेयर कर पाएँ। आप अपने फैमिली ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप जो फोटोज़ हैं, जो आप कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप शेयर कर पाएँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो तो आप समझ जाते हैं, अपन भी समझते हैं कि भैया 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट करेंगे, वो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन उसका हम करेंगे क्या? तो एक ही ऑब्जेक्टिव है फिलहाल तो, जिसको अपन क्या कहते हैं? रिसोर्स को शेयर करना। अब यहाँ पर रिसोर्स से मतलब केवल सॉफ्टवेयर रिसोर्स नहीं होता है, रिसोर्स का मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होता है। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पहले एक ऑप्शन आता था, एक सॉफ्टवेयर आपके पास चलता था। आज आप देखिए ना, आप अपने फ़ोन से क्या कर सकते हैं? हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। हॉटस्पॉट कनेक्ट करने का आपका फ़ायदा ये होता है, आप किसी के मोबाइल का जो डेटा पैक है उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या कर पाते हैं? यूज़ कर पाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, डेटा उनका था, आप यूज़ कर रहे हैं, तो रिसोर्स को क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है। आप किसी फोटोकॉपी शॉप पे जाते हैं, इंटरनेट कैफ़े पे जाते हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया आपने बोला कि सर मैंने काम कर लिया, इसका आप प्रिंट निकाल दीजिए प्लीज़। तो आपसे वो क्या कहते हैं? अरे कोई टेंशन मत लो, तुम तो वहीं से प्रिंट दे दो, निकल आएगा इधर प्रिंटर पे। इसका क्या मतलब है? उस पर्टिकुलर जगह पे
जो प्रिंटर है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में कनेक्टेड है, तो आप वहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं, उस सिस्टम से भी दे सकते हैं, उस सिस्टम से भी दे सकते हैं और उस सिस्टम से भी दे सकते हैं। समझ आ रहा है? तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि एज वेल एज सॉफ्टवेयर पार्ट एज वेल एज हार्डवेयर पार्ट आप उस नेटवर्क के माध्यम से शेयर कर पाते हैं, इसे अपन कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इट इज़ डन। ठीक बात है। अब हमारे पास अगली बात आती है कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मली, वैसे हम बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं नॉर्मली क्लासीफाई करता हूँ तो हमारे पास 3 तरीके के नेटवर्क हमको पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज लैन। आप यकीन करिए एमपीपीएससी का प्री लैन का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मैन, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है आपके पास WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से 3 नेटवर्क्स आपके डिज़ाइन होते हैं नॉर्मल क्लासिफिकेशंस में, जिनको अपन लैन, मैन और वैन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो आ जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं कि भाई जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड साथ में आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं? इट इज़ डन। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारा जो पहला नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। बेटा ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं उनको समझ में आया हमने जो पढ़ा अभी? ओके। चलें आगे। लिख लिया आपने? आगे लिख लिया आपने? कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा जो एरिया नेटवर्क होता है उसको अपन लैन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आपको पता है भैया ऑफिस के अंदर है ना, और आपकी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस बहुत सारे हैं, तो बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहा है। सेकेंड कैटेगरी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसके बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक ऐसा नेटवर्क बताइए जो कंप्लीट सिटी या फिर कंप्लीट टाउन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और फिर अगर मैं आपसे कहने की कोशिश करूं कि हमारा टारगेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसे हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से अब हमारा इंटरनेट स्टार्ट होगा। तो मैंने आपसे कहा कि भैया वाइड एरिया नेटवर्क कुछ इस तरीके से बना कि पढ़े आगे। वाइड एरिया नेटवर्क कुछ इस तरीके से बना कि जैसे मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ तक सीमित था? लोकल एरिया नेटवर्क हमारा ऑफिस तक सीमित था। ऑफिस मतलब आप इस बिल्डिंग को ले लीजिए, फिर मैं बाजू वाली बिल्डिंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ, या अगर मैं बाजू वाली बिल्डिंग से केबल कनेक्ट भी कर लेता हूँ तो फिर मैं MP नगर से TT नगर बात नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। फिर हमने इसको बना लिया भाई पूरी सिटी में फैला दो, लेकिन कितने केबल आप फैलाएंगे? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं सर, एक्चुअली में क्या हुआ एक बार मैं आपको बताऊँ। एक लोकल एरिया नेटवर्क था जिसका नाम था ARPANET, जिसका नाम था ARPANET। ये एक संस्था हुआ करती थी और यहाँ बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि ये एक एकेडमी थी और इस एकेडमी में हुआ ये, हाँ US में थी,
हुआ ये कि रशियन आर्मी ने इन पर अटैक किया। तो रशियन आर्मी ने जब इन पर अटैक किया, ऐसा बताया जाता है, जब रशियन आर्मी ने इन पर अटैक किया तो इनके ऑफिस में बना हुआ था ये नेटवर्क, है ना। अब भैया जब आर्मी एंटर ही हो गई, है ना, एंटर ही हो गई, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, जो उस एकेडमी के मेंबर्स थे, उनको उस ऑफिस से भागना पड़ा। जब उनको इस ऑफिस से भागना पड़ा, अब जैसे तैसे फिर उनका युद्ध रुका, वॉर हो गई, जो भी था सब सेटल डाउन हो गया। जब सब कुछ फिनिश हुआ तब इस एजेंसी को एक बात समझ में आई कि हमको एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिससे हम लिमिटेड ना हो पाए, कि भाई इस बिल्डिंग में ही कनेक्टेड है तो इतने ही लोगों से बात कर पाएँ। आपका जो ब्लूटूथ है वो भी तो लिमिटेड ही होता है, 6 मीटर, है ना। इन्होंने कहा हमको एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिससे हम अनलिमिटेड पूरी दुनिया में, आप कहीं पर भी अवेलेबल हो, आप कनेक्टिविटी बना सकें। तो यहाँ पर जब सबके बाद एक मीटिंग चल रही थी, मैं आपको बताऊं, जब वहाँ पर मीटिंग चल रही थी तो ये जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आप चाहें तो लिख लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, वहाँ पर एक मीटिंग आई। मीटिंग में बोला गया कि भाई हमको जो है एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसमें हम वर्ल्ड वाइड क्या कर पाएँ, बात कर पाएँ। अब वो तो एक रीज़न था बस, फिर तो आप देख ही रहे हैं इंटरनेट का क्या यूज़र है। तो इस मीटिंग में एक इंसान बैठे हुए थे, एक व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। आप यकीन करिए ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है इनका, ठीक है। तो एक सर थे, एक इंसान थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। उनको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और जब आइडिया अच्छा लगा तो ये घर गए और घर जाके इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भैया देखो ऐसा है, अपन एक काम करेंगे, कर तो सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या करा इन्होंने, घर जाके एक बढ़िया सी लैंग्वेज बना दी जिसका नाम था HTML। तो आपसे इस HTML के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो HTML का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सच में पूछ लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको लिखना है वो लिख ले, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो भैया इस तरीके से जो टिम बर्नर्स-ली सर थे उन्होंने HTML को बनाया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने HTML को क्यों बनाया, तो इन्होंने कहा सर एक बात बताइए, आप जब इंटरनेट यूज़ करेंगे और उस पर जब आप बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या। तो वेबसाइट्स बनाने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमें वेबसाइट पे दिखाना है, जो हमें इंटरनेट पर दिखाना है, पहले उसको डिज़ाइन तो करें। तो वो जो डिज़ाइन होता है वो किस पर होता है, आपका HTML पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब इनने HTML बना लिया, वापस एक दिन मीटिंग में पहुंचे तो इनसे पूछा गया भाई बताओ, तो इन्होंने कहा हमने HTML डिज़ाइन करी है, उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कंटेंट है, जो यूज़र हमारा देख रहा होता है कंटेंट, वो दिखेगा। तो उन्होंने कहा वो सब छोड़िए, आप तो ये बताइए कि यूज़र को दिखाओगे कैसे, बना तो लिया, दिखाओगे कैसे। तो इन्होंने कहा चलो एक काम और करते हैं। फिर ये दोबारा घर गए और इन्होंने एक और डेवलपमेंट किया, जो भी पेपर में पूछा जाता है उसका नाम है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। तो इन्होंने क्या किया, पहला डेवलपमेंट HTML का किया जिसका फुल फॉर्म भी पेपर ने पूछा था पूछता है। दूसरा WWW का भी इन्होंने इन्वेंशन किया है जो भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक बात है। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि भैया WWW का इन्वेंशन किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। और HTML का इन्वेंशन किसने किया, तो वो भी टिम बर्नर्स-ली ने किया। और HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी तो नहीं हो रहा, पक्का ना? देखो भैया मैं आपका टाइम बचेगा है ना। तो मैंने आपसे बोला कि ये समझ में आया, आगे चले। अब हमने इनको पकड़ लिया, हमने कहा चलो आप मेरी बात तो सुनो, पहले ये बता के जाओ ये HTML का क्या यूज़ करेंगे और वर्ल्ड वाइड वेब का क्या यूज़ करेंगे, ये पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा सर वर्ल्ड वाइड वेब का आप यूज़ करिए, HTML का हम आपको बाद में बता देंगे। तो इन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करिए आप। मैंने कहा ठीक है, क्या होगा इससे।
उन्होंने कहा सर आप कभी गूगल पे गए हैं? मैंने कहा बिल्कुल। अगर आप कभी गूगल पे जाते हैं और मान लीजिए सपोज आपको कुछ सर्च करना है, आजकल हम ज़्यादा मैक्सिमम अब आप लोग सर्च करते होंगे करंट अफेयर्स, स्टडी ऑफ रिलेटेड योर सब्जेक्ट, जो भी। लेकिन अगर मैं आपसे एक नॉर्मल यूज़र की बात करूं तो नॉर्मल यूज़र आजकल क्या सर्च करते हैं? आईफोन, या फिर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाना है तो आप ब्रांडेड क्लॉथ्स जो भी आप सर्च करते हैं उसमें आप कई चीज़ें देखते हैं। जैसे आपने लिखा टाइटन की वॉच चाहिए, टाइटन वॉच, आपने क्लिक किया, एंटर किया, बहुत सारी लिंक आ गई। उसमें सबसे ऊपर जो सेक्शन बनता है वो पहला होता है ऑल, फिर होता है इमेज, फिर शॉपिंग, वीडियो, और कुछ कुछ होते हैं, आपको याद होते हैं ना। तो आपने उसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व की, जब मैं इमेज पे क्लिक करता हूं तो इमेज के अलावा कुछ नहीं आता, सारी इमेजेस आ जाती हैं। जब मैं वीडियो पे क्लिक करता हूं तो सारे वीडियोस कंटेंट मुझे देखने लगते हैं। ऑल पे क्लिक करता हूं तो सारा कंटेंट वीडियो प्लस ऑडियो प्लस टेक्स्ट इमेज सब दिखता है। तो भैया ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। बात ये नहीं है कि कनेक्ट है, बात ये है कि अगर आपने टाइटन सर्च किया है तो जितना भी इमेज आएगा वो टाइटन की वॉच या उस संस्था से रिलेटेड ही आएगा। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने के लिए आपने बहुत सारे वेब पेजेस को जोड़ा है। एक वेब पेज क्या था जिसमें सारा कंटेंट आप दिखाएंगे, एक वेब पेज था जिसमें आपने इमेजेस को दिखाना है, एक वेब पेज है जिसमें आपको वीडियो को दिखाना है। तो वो जो वेब पेज थे वो HTML से बन रहे थे, उनको बनने देते हैं। उन वेब पेजेस को कनेक्ट करने का काम या फंक्शन जो है वो किसने परफॉर्म किया? तो इसने परफॉर्म किया, इसका नाम है www। समझ में आया? ठीक है, पक्की बात है। अब हमने कहा अच्छा ठीक है गूगल पे चलते हैं। तो इन्होंने कहा सर हम आपको एक बात बताते हैं, आप एक काम करिए, किसी वेबसाइट का पहले नाम लिखिएगा, फिर अपन वेबसाइट को समझते हैं। ध्यान से सुनेंगे अपन। भैया वेबसाइट जब है, मैं आपसे कह रहा था एक कीवर्ड होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का डेफिनेशन होता है जी, अरे आपने सच बोला, बोलिए ना। वेरी गुड। तो मैंने आपसे बोला कि अपन एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सही है एकदम, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब हमने पूछा वेबसाइट क्या होती है, तो आपने कहा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अच्छी बात है। तो इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, कितनी भी आप देख लीजिए। आप भारत सरकार की देख लीजिए, UIDAI है, MP ऑनलाइन है, UP ऑनलाइन होगा, MPPSC है, UPPSC है, UPSC है, और जितनी भी भारत सरकार की संस्थाएं उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स हैं खुद की। तो मैंने कहा वेबसाइट्स को जब हम बहुत सारी वेबसाइट बना रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला, सर ये जो डेफिनेशन है वो आप पढ़िएगा। अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट, तो आप कहेंगे इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। हिंदी में कहते हैं इंटरनेट जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स का जाल है। समझ आ रहा है? तो मैंने आपसे बोला इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, तो उसने कहा इंटरनेट की डेफिनेशन है सर मैं आपको बताऊं, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। और जहां वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इतना समझ में आया? अब चाहे तो बना लीजिए इसको। ऊपर लिखेंगे इंटरनेट, इंटरनेट को ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट, हाँ जी बिल्कुल, वेब पेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। उसको अपन अभी डिस्कस करते हैं, बट आप लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर। तो मैंने आपको बोला कि एक होता है आपके पास वेबसाइट, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, एंड वेयर वेब पेजेस जो होते हैं उसमें आपका एक्चुअल कंटेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट के ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें इंटरनेशनल नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, तो मैंने आपको बोला, मैं आपको कुछ एक लिख के चीज़ दिखा रहा हूँ। आप लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमने वेबसाइट से पूछा कि भैया एक बात बताओ,
हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन हमने इंटरनेट से पूछा कि, और या वेबसाइट से आप कह लीजिए, सर हमको फेसबुक चलाना है, ऐसा हमने उससे बोला। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूँ, क्या नाम है आपका? जी। मुझे आपके घर आना है, एड्रेस बताएंगे आप? बताइए। ठीक बात, किसी को याद हुआ? बताइए। चलो ठीक है, तो भैया इनका घर का एड्रेस है जहाँ मैं जा सकता हूँ। ऐसे ही इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है। इन्होंने जो एड्रेस मुझे बताया उसको अगर अपन ऑब्जर्व करें तो इन्होंने ए बी बताया। ए बी क्या है? ए बी कॉलोनी है। कटारा हिल्स क्या है? जगह का नाम है। भोपाल क्या है? वो जगह जिसमें कटारा हिल्स आता है। समझ रहे? तो मैंने पूछा भाई हमारे इंसानों का एड्रेस तो ऐसा होता है, गली नंबर भी होता है, घर नंबर भी होता है, हाउस नंबर भी होता है, और हमारा जो है हम तो भोपाल के बाद स्टेट भी लगा देते। जब आप एड्रेस अपना आधार कार्ड पे देखेंगे तो भोपाल के बाद एमपी भी लगा। तो हमने कहा तुम्हारा कुछ होता है? बोले हमारा भी एड्रेस होता है, और हमारे एड्रेस को कहा जाता है यूआरएल। इसका भी पीएससी फॉल फॉर्म पूछता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो मैंने आपसे बोला व्हाट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, एड्रेस ऑफ वेबसाइट होता है। व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? इट जस्ट अ वेबसाइट्स एड्रेस। ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस होता है। समझ आ रहा है? अब भैया यूआरएल लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यूआरएल का हमने पूछा इससे, अच्छा आपका एड्रेस ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा फेसबुक का चाहिए, ओके। तो अपन देखते हैं। पहले उन्होंने कहा HTTP और एस, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। पहले हम लिखते हैं HTTPS, फिर हम यहाँ पर एक अच्छी बात करते हैं, उसको हम कहते हैं www। फिर वो कहता है कि आप नॉर्मली आजकल क्या यूज़ करते हैं, फेसबुक पूरा नहीं लिखते हैं, अपन FB लिख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लगाते हैं COM डॉट लगा के, फिर उसके बाद आप लगाते हैं .in। ये हो जाता है पूरा एड्रेस ऑफ द फेसबुक वेबसाइट। ऐसे होता होगा, आप गूगल कर लें, ऐसे ही होता है। और फिर मैंने आपसे बोला कि हमारे घरों के एड्रेस में जो है वो हाउस नंबर होता है, गली नंबर होता है, भोपाल का नाम होता है, MP का नाम होता है। तो आप हमें बताइए आपके पास क्या क्या होता है। तो उसने कहा सुनिए, ये जो सेक्शन आपने बनाया है, ये फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है। सेकेंड सेक्शन जो होता है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये टिम बर्नर-ली जी ने बनाया था, और इसका फुल फॉर्म होता है www, और इसका काम होता है उस वेबसाइट के वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला ये क्या है, तो उन्होंने कहा सर ये कुछ नहीं है, ये तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नेम का मतलब होता है सर जिस संस्था को आप सर्च कर रहे थे उसका नाम है। इसके बाद ये जो दोनों होता है ये अपना कहलाता है, इसे अपन कहते हैं डोमेन नेम। इसे अपन क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। तो अगर अपन नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करें कि भाई यूआरएल का फुल फॉर्म बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कोई आपसे पूछे व्हाट इज यूआरएल, तो वैसे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बट इट इज अ जो है एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। अगर आप किसी के वेबसाइट की एड्रेस की बात करते हैं तो उसको तो खैर यूआरएल कहते हैं, लेकिन उस यूआरएल में होता क्या क्या है? तो आप बोलते हैं सर उसमें प्रोटोकॉल होता है, उसमें www होता है, उसमें आपका रजिस्टर्ड संस्था का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, और लास्ट में आपका डोमेन नेम होता है। तो इन चारों चीजों से मिलकर किसी वेबसाइट का एड्रेस बनता है। सर .com रहे लास्ट में तो? मैं बता रहा हूं अभी। तो मैंने आपसे बोला कि भैया इस तरीके से हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शंस का अपना स्पेसिफिकेशन है, जिसमें से आपको हर सेक्शंस को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। इट इज़ क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? सच में एकदम टेस्ट लेंगे हम। तो मैंने आपसे बोला कि ये हो गया, ठीक है ना? आगे चलें। चलिए
अब अपन बेटा ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को समझ में आया, हम आगे चल सकते हैं। ये लिंक चली गई क्या? अच्छा ठीक है। नाउ अब हमने 4 बातें पढ़ी यूआरएल में। जो फर्स्ट बात है उसको अपन कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि प्रोटोकॉल क्या होता है ना। तो मैडम ने अभी अपन को बताया, दैट इज़ वेरी करेक्ट, और वो हमारे पास होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के हमारे पास रूल्स होते हैं। फिलहाल अपन ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रोटोकॉल होता है वो सेट ऑफ रूल होता है। तो भैया कुछ सर्च कर रहे हो तो ठीक है, और अगर दीदी को मैसेज कर रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, आपका सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल जो है वो क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बताना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए आप किसी गूगल पे जाए, आपने फेसबुक लिखा, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आप फेसबुक की लिंक पर क्लिक करें और अमेज़ॉन खुल जाए, नहीं होता ना, है ना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट्स उसके एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड की जाती हैं तब कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन मैं आपको बस ये कह रहा था, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोकॉल, तो आप क्या कहते हैं, दैट इज सेट ऑफ रूल्स, इट इज़ डन। नेक्स्ट आता है मैडम सर, जिसको अपन कहते हैं www, तो उसका तो केवल फुल फॉर्म पूछा जाता है, और कनेक्टिविटी फॉर द वेब पेजेस ये आप पढ़ चुके हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमारे सर पूछ रहे थे, दैट इज़ डोमेन नेम। तो मैंने आपसे बोला एक्चुअली में क्या होता है कि हम यहाँ पर डोमेन नेम का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम ये बता पाएँ कि जो वेबसाइट का टाइप है वो किस तरीके का है, यानी उस वेबसाइट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव नॉर्मली आप देखते हैं कहीं पर .com लगा होता है, तो आप उससे कहते हैं दिस इज़ द कमर्शियल वेबसाइट, वो पैसा अर्निंग करने का सोर्स है, राइट। अगर आप देखते हैं .gov, तो इट इज़ अ गवर्नमेंटल वेबसाइट्स, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार की है। अगर आप देखते हैं .edu, जो कि आजकल बंद हो गया है, जिसे अपन कहते हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स, आजकल एजुकेशनल वेबसाइट्स की जगह पर यूज़ होता है .ac, यानी एकेडमिक वेबसाइट्स, राइट। तो मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से जो फर्स्ट सेक्शन आपने देखा अभी आप पढ़ रहे थे, दैट इज .com .in, राइट। तो ये जो पहला सेक्शन होता है, यानी जो फर्स्ट टाइप का होता है, इसको अपन कहते हैं जेनरिक डोमेन नेम, इसको अपन कहते हैं जेनरिक डोमेन नेम। और जो जेनरिक डोमेन नेम होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सिर्फ आपको ये बताता है कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो किस प्रकार की है, क्या वो कमर्शियल है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो आपकी एजुकेशनल है, क्या एकेडमिक है, क्या गवर्नमेंटल वेबसाइट है, राइट। और जो सेकंड सेक्शन होता है जो आप .in के बाद देख रहे हैं, ये वो सेक्शन है जो हमारा नेशनल डोमेन नेम कहलाता है या फिर कंट्री डोमेन नेम कहलाता है। और नेशनल डोमेन नेम का तात्पर्य ये है कि आपको हम ये तो बता रहे थे अभी अभी कि भाई वेबसाइट किस प्रकार की है, लेकिन साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वेबसाइट किस देश की है। समझ में आया? अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को सर्च करें जो यूनाइटेड किंगडम की है तो उनके लास्ट में .uk लिखा होता है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करें जो USA की है तो उनके लास्ट में US लिखा होता है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को सर्च करें जो इंडिया की है, इंडिया में चल रही है, उसे आप .in से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमेन नेम में भी 2 टाइप होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं कि भाई एक होता है जेनरिक डोमेन नेम, जो नॉर्मली जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरीके की है इस बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाता है। दूसरा होता है नेशनल डोमेन नेम, जो सिर्फ आपको ये बताता है कि हमारी जो कंट्री है वो इस पर्टिकुलर कंट्री की बात हम कर रहे हैं जहां पर ये वेबसाइट आपकी चल रही। तो दीज आर दी 4 कैटेगराइजेशन ऑफ URL, राइट। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ www, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डोमेन नेम, जिसका मतलब होता है वेबसाइट के प्रकार को बताना। समझ में आया? तो ये भैया वेबसाइट का नाम हो गया।
अब ये जो वेबसाइट्स हैं इन्होंने हमें क्या दिया, इंटरनेट ने हमको क्या दिया? तो इंटरनेट ने हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है जो है ई कॉमर्स। तो लगे हाथ अपन एक और टॉपिक उसको फिनिश कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई समस्या इसमें? पूछिए प्लीज़। तो जो @gmail जो है, जीमेल के बाद जो .com है वो आपका डोमेन नेम होता है। वो पेपर में पूछा भी जाता है। तो आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो .yahoo है ना, .gmail या जो भी है आप उसको बिल्कुल लगाइए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि rediff.mail ये सब जो है आपसे पूछे जाते हैं और मैं आपको बताऊं ये आपके डोमेन नेम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ तक तो हो गया। अब सर ने अपन को एक डाउट पूछ के एक और टॉपिक याद दिला दिया है, तो उसको 2 मिनट में अपन देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी इंटरनेट को सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है मैं आपको बताऊं वो आपके 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पर बेस्ड होता है। जब भी एक प्रोसेस होती है, सपोज ये हमारे पास होता है एक क्लाइंट का फ़ोन, राइट, और जी हाँ ठीक है ना, अच्छा हाँ सही है। एक होता है आपके पास जो है उसको अपन कहते हैं सर्वर। सर लिंक चली गई। अरे सर पानी ला दो भाई। आप लोगों ने देखा व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है जी? नहीं, अभी अभी मैंने सुबह से देखा है। मतलब निश्चित रूप से आपके फ़ोन में भी अपडेट हो गया होगा। क्या आया है? किसी के स्टेटस को चेक करिए। नहीं, वो पुराना हो गया। आज जो हुआ है आज मुझे जो ऑब्जर्व हुआ, हो सकता है आपके फ़ोन में 2 दिन पहले हुआ हो। आप अगर अभी किसी का स्टेटस देख रहे हैं तो पहले अपन को उसको रिप्लाई करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता था। अब रिप्लाई नीचे ऑटोमेटिक आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अब ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो ये ऑटोमेटिक आने लगा ना, अब अपने सिस्टम्स अच्छे हो गए हैं। तो ये सुबह से ऐसा दिख रहा है कि किसी का स्टेटस है तो आपका पास ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक रिप्लाई का। खैर चलिए, बढ़िया है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है अपन ये देख रहे थे। ये हमारे पास होता है आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप या फिर आपकी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस। इसमें हमारे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसे अपन गूगल क्रोम कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन होता है। आप गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं, बेचारा ओपन होता है। आप उस पर कहते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो वो क्या करता है, अब उसको नहीं पता कि आप ई कॉमर्स में क्या सर्च करना चाहते हैं। तो आपने उसने कहा भैया व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो बेचारा गया और जाके उसने क्या बोला, सर मेरे पास कुछ नहीं है। वो गया सीधे आपके सर्वर के पास और सर्वर से कह रहा है कि एक क्लाइंट है जो सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ सर्च कर रहे हैं, वो है आपका व्हाट इज़ ई कॉमर्स, राइट। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, एक दूसरी वेबसाइट है, थर्ड वेबसाइट है, फोर्थ वेबसाइट है। यहाँ से सब पूरे कंटेंट को उसने पकड़ा और आपकी रिक्वेस्ट जो आपने की थी कि मुझे ये चाहिए, तो ये जो रिक्वेस्ट थी इसको रिस्पॉन्स मिला और रिक्वेस्ट को बेसिकली क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला। और रिस्पॉन्स कैसा मिला कि बहुत सारी लिंक्स आपकी ओपन हो गई। ये रिस्पॉन्स था। अब रिस्पॉन्स इतनी सारी लिंक क्यों मिली, क्योंकि उसको नहीं पता आप एडवांटेज ढूंढ रहे हैं, डिसएडवांटेज ढूंढ रहे हैं, आप मॉडल सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं नहीं पता। बस हम तो जितना कंटेंट रिलेटेड टू ई कॉमर्स था वो सारा लेके आ गए। हाँ, कीवर्ड्स के थ्रू दे देता है। अब भैया हुआ ये कि निश्चित रूप से अब आप में से कोई किसी लिंक को आपको अच्छी लगी, आपने इस पर डबल क्लिक की, फिर बेचारा क्या करता है, फिर से वो लेके जाता है रिक्वेस्ट, भैया ये इतना सब नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए थी। तो वापस आपके सामने आता है और स्क्रीन के सामने आपके खुल जाता है। तो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट वर्किंग। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसको पढ़ें और इसका नाम है आपका ब्राउज़र।
इसका नाम क्या है? ब्राउज़र। ब्राउज़र के बारे में एक लाइन ही पढ़नी है, वो ये है, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कल मैंने आपको बताया था, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर गूगल क्रोम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और जो नए नए ब्राउज़र्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज़ ब्राउज़र, पहला प्रश्न होता है ब्राउज़र क्या होते हैं? तो निश्चित रूप से होते तो सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है? तो आपको 4 दे देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आपका एक होमवर्क रहेगा, पहला लाइन तो आप चाहें तो लिख लें, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ब्राउज़र होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपका होमवर्क ये है कि आप कम से कम 15 ब्राउज़र्स का नाम लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक नया चल रहा है एज, मोजिला फायरफॉक्स, जी, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, है ना? तो ऐसे करके उसमें 2 आपको फेमिलियर मिलते हैं, एक ऐसा आ जाता है जो अपन ने कभी सुना ही नहीं था, हाँ ब्लिंग आता है बिल्कुल, एक MSG आता है, कोई MSN, है ना? तो ऐसे करके आप 10-15 का नाम लिख लेंगे और जब आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको वो याद हो जाएंगे। समझ में आया? एक क्वेश्चन जो बनता था वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपन ने देखा। अब ये होता है सर्च इंजन। तो हमने कहा भैया सर्च इंजन कुछ नहीं होता है, सर्वर अपन ने इसको लिख रहे थे, ये हमारा होता है सर्च इंजन। तो ये वो इंजन होता है जहाँ से हम सर्च करते हैं, ये वो इंजन होता है जहाँ से हम सर्च करते हैं। और बेसिकली सर्च इंजन क्या है? तो इट इज़ अ लार्ज डेटाबेस जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपका स्टोर है, इवन आपका डेटा भी स्टोर है। ये वो जो ब्राउज़र के पास कुछ नहीं होता। ब्राउज़र में और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवानी मैडम, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, वो ये चाहिए कि आप मुझे कल पॉलिटिकल साइंस के नोट्स ला के, नहीं आप मुझे अभी पॉलिटिकल साइंस के नोट्स दीजिए। आप दे सकते हैं? नहीं, फिर मैं आपसे बोलूँगा नहीं अच्छा आप मुझे कल दे दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे? कैसे? कहाँ हैं? घर में। घर में कहाँ रखें? जहाँ भी रखे हो आपके घर में तो रखें। घर सर्च इंजन हो गया मैडम, जहाँ पर आपका सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप क्या हैं? ब्राउज़र हैं। मैं कौन हूँ? यूज़र हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैडम प्लीज़ मुझे आप नोट्स दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? घर पे रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, फिर वहाँ से नोट्स को लेकर आएंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा नहीं नहीं ये वाले थोड़ी ना चाहिए थे, वो जो उस क्लास के थे वो चाहिए थे। फिर आप दोबारा जाएंगे दूसरे दिन, फिर लेकर आएंगे। तो आप एज अ इंटरमीडिएटर काम कर रहे हैं। आपके पास एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, ये बेचारा खाली बैठ रहता है, ऐसे बैठ रहता है, सर कुछ बुलाए ना आपको मंगाना है, तो आप वहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। फिर ये रिक्वेस्ट लेके कहाँ जाता है? अपने घर में। घर क्या है? सर्च इंजन। ठीक बात है। तो सर्च इंजन इज अ लार्ज डेटाबेस जहाँ पर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है। समझ में आया? और ब्राउजर क्या है? इट जस्ट लाइक अ इंटरमीडिएटर बिटवीन यूजर एंड सर्च इंजन। ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन बोल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हैं। ब्राउज़र नहीं भैया, सर्च इंजन कहीं नहीं हो सकता, कभी आप सुन ही नहीं सकते ऐसा। सर्च इंजन इज अ डेटाबेस ना। ऑब्वियसली हम ब्राउजर की हेल्प के बिना सर्च इंजन पर जा ही नहीं सकते। आप व्हाट्सएप पे लिखिए व्हाट इज कंप्यूटर, नहीं मिलेगा, जबकि वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका अलग टास्क है। ब्राउज़र मीडिएटर होता है। ब्राउजर मीडिएटर होता है, ब्राउजर इंटरफेस हो सकता है। आपको सर्च इंजन दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मैडम का घर नहीं दिख रहा कहाँ है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस के नोट चाहिए तो मैडम मुझे लाकर देंगे, क्योंकि उनको पता है कहाँ रखा है। इट इज़ डन। तो ये क्या हो गया? ब्राउज़र हो गया। समझ रहे हैं? तो सर्च इंजन के बारे में सिर्फ इतना लिख लीजिए, स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और इसमें भी आप क्या करेंगे? कम से कम 10 सर्च इंजन के नाम लिख लेंगे,
जैसे आपने पेपर में अगर क्वेश्चन लगाए हो तो डक डक गो, एक आता है मामा नाम से, खैर वो ब्राउज़र होता है ना। तो इस तरीके से आप 10 नाम लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज़ सर्च इंजन एंड ब्राउज़र। तो मैं आपको बताऊं, इसने हमें एक बहुत अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा है आप सब, समझ में आ रहा है? थोड़ा और 10-1 मिनट बस, है ना। तो मैंने आपसे बोला कि हमारे पास जो है एक बढ़िया अच्छा ऑप्शन है, हमको इंटरनेट ने दिया है, और उसने हमसे कहा है सर हम आपको एक बात बताते हैं, हम आपको इंटरनेट की मदद से बिज़नेस करना सिखा देंगे। और जब हम इंटरनेट की मदद से आज बिज़नेस कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना भी पड़ रहा है, उसे अपन कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। और आपने अगर प्रैक्टिस की है अथवा आप अभी एग्ज़ाम देंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको ई कॉमर्स से देखने को मिलते हैं, ये बात सच है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल से थोड़ा अपन आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक टॉपिक आता है ई कॉमर्स। अब यहाँ पे ई कॉमर्स जो होता है उसमें, जैसे मैंने आपसे ई कॉमर्स बोला, मुझे 1 मिनट 2 एग्जाम्पल बताएंगे ई कॉमर्स के, वो मॉडल। हाँ, अमेज़ॉन, हाँ ठीक है। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा नॉर्मल सा आंसर मिला, कि मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था कि जब भी हमसे कोई ई कॉमर्स की बात करता है, आपकी जगह मैं होता तो भी मैं सेम आंसर्स करता। जब भी हमसे कोई ई कॉमर्स की बात करता है तब हम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन इनकी बात करते हैं। लेकिन हमको ये बात अब समझ आती है कि भैया केवल और केवल जो है वो ई कॉमर्स का मतलब केवल प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता है। ई कॉमर्स का मतलब सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, ठीक बात है। तो मैंने आपसे बोला, जैसे हमने ई कॉमर्स सुना तो हमारे मन में वो चारों वेबसाइट आई, जो चारों वेबसाइट क्या काम कर रही हैं, वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है। जबकि आपकी जो मेक माई ट्रिप है, जबकि आपकी ओला है, उबर है, जोमेटो है, ये स्विगी है, ये सब भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार करती हैं। लेकिन इनका काम क्या है, ये आपको सर्विस देती हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं। ओला आपको सर्विस देती है, उनकी गाड़ी आती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती, गाड़ी नहीं देती है, वो आप मांग भी नहीं सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट अभी बहुत बहुत दिक्कत में है, दैट इज जीएसटी, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका मतलब क्या है, ई कॉमर्स इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल, इट इज डन। तो ई कॉमर्स क्या कहता है, ऐसा कॉमर्स, ऐसा व्यापार। ई कॉमर्स क्या कहता है, ऐसा कॉमर्स, ऐसा व्यापार जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। इज इट डन? फिर हमको क्या पढ़ा, क्या नाम है आपका? कैलाश। फिर हमको पढ़ाया जाता है कि सर वो सब तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रॉनिकली जो भी बिजनेस हो रहा है उसको अपन किस में कंसीडर कर रहे हैं, ई कॉमर्स में कंसीडर कर रहे हैं। आपका मन है कि आप बढ़िया जो है टाइटन की और जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे आप घड़ी मंगाएं, तो आप क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद आप उससे परचेस ऑर्डर करते हैं, उससे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी हम आपको देंगे, पैसा आप उसको देते हैं। एक व्यक्ति आपके घर आता है, आपको बढ़िया जो है घड़ी देकर जाता है, आप उसको पैसा दे देते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, व्यापार हुआ, बिजनेस हुआ, लेकिन वो व्यापार या बिजनेस आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हुआ, इसीलिए अपन ने उसको क्या बोला, ई कॉमर्स। समझ में आया? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैडम अभी अपन को बता रहे थे कि भैया अपन को पढ़ने पड़ते हैं ई कॉमर्स के मॉडल्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, फिर आप एक साथ लिख लीजिएगा। छोटा सा क्लासिफिकेशन है, ई कॉमर्स बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है। तो मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कुछ 3 से 4 मॉडल्स जो हैं वो ई कॉमर्स के होते हैं, जिनमें पहला मॉडल हम पढ़ते हैं दैट इज B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जो लोग लिख रहे हैं प्लीज सुन लीजिए, यही चार्ट बनाना है, इससे आगे नहीं कुछ बनाना है। B2B का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है, टाइटन नाम की संस्था, सैमसंग नाम की संस्था, विवो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसे किसी प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ना वो विवो के प्रोडक्ट बनाती है, ना टाइटन की घड़ियाँ बनाती है, और ना सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। लेकिन फ्लिपकार्ट का एक काम ये है
कि वो उन संस्थाओं से बात करती है, उनसे कहती है कि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आप सिर्फ उनका एक फ़ोटो, उनका कंटेंट, इन्फॉर्मेशन और प्राइस आप हमें दे दीजिए, हम अपनी वेबसाइट पे उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और जो यूज़र हमसे उस प्रोडक्ट को परचेस करने को बोलेगा वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा देंगे, आप वो प्रोडक्ट हमें दे दीजिएगा। तो कंपनी ने पूछा हमारा क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा सर अगर प्रोडक्ट 10,000 का है तो हम 11,000 में बेचेंगे, आप तो हमें 10 में दे दो, हम 11 में देंगे, हमारा तो 1,000 बचना चाहिए, बात खत्म हो गई। समझ रहे ना? तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है। कैसे? अब कैलाश सर ने बढ़िया फ्लिपकार्ट पे गए और उन्होंने वॉशिंग मशीन परचेस की और वॉशिंग मशीन का ऑर्डर गया, तो ऑर्डर पहले कहाँ गया? सैमसंग वालों के पास। सैमसंग वालों ने बोला कि चलो ठीक है हम प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया गया, और उनको प्रोवाइड करने के बाद इन्होंने यूज़र को यानी कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। अल्टीमेटली इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द मेल, विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, जो भी बिजनेस आपका प्रोसीजर सप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। इसीलिए इस मॉडल को बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहा जाता है, क्योंकि व्यापार किन दोनों के बीच में हो रहा है? फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइटन, सैमसंग, विवो इज ऑल्सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ आई? तो मैंने आपसे बोला अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दैट इज़ फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको बताऊं, दैट इज़ विवो। तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल जो है आपका ट्रेंड बढ़ गया है जिसको अपन बिजनेस टू क्लाइंट भी कह सकते हैं। सी यहाँ पर कस्टमर है जी, क्लाइंट और कस्टमर में डिफरेंस होता है। हाँ आप उसको क्लाइंट कह सकते हैं, लेकिन क्लाइंट वो होता है जो आपको रेगुलर बेसिस पर सर्विसेज के लिए बोले, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मेरी एक संस्था है, आपका एक पर्सनल बिजनेस है, आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, अथवा आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप उसकी संस्था है, तो मैं आपको एक कंटिन्यूटी के साथ उस सर्विसेज में इन्वॉल्व करके रखा हूँ। तो आप हो गए ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपके लिए हो गया क्लाइंट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल किसी शॉप पे जाता हूँ तो आई एम नॉट अ क्लाइंट फॉर दैट कैंडिडेट, मैं उसके लिए एक नॉर्मल कस्टमर ही रहूँगा हमेशा। क्योंकि 10 रुपये का आपको कमी दिखती है तो आप फ्लिपकार्ट से तुरंत अमेजोन पे स्विच मार जाते हो, ये बात सच है ना? तो वी आर द कस्टमर्स। तो सही भी है, गलत क्या है उसमें? ठीक है, तो दिस इज द B2B। अगला आता है, यहाँ व्यापार हो रहा है बिजनेस और कस्टमर के बीच में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लिपकार्ट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और प्लस हम लोग जो है हमारी बात करते हैं, अस की बात करते हैं, यूज़र लिख लेते हैं, कस्टमर लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है हमारे माध्यम से ये पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को आप B2C की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक बात है? अच्छा, एक और होता है जिसको अपन, समझ में आ रहा है ना सभी को, जिसको अपन C2C कैटेगरी में रखते हैं। अब C2C का क्या मतलब होता है? अच्छा जी, हाँ कस्टमर टू कस्टमर होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कई बार आपके पास एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, नहीं मैसेज आता है व्हाट्सएप, उसने कभी गलती से कोई रील बना ली या यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड किया, वो आपसे कहते हैं भैया एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी ऐसे वीडियो कंटेंट को भी देख रहे हैं जहाँ पर कि आपको करंट अफेयर्स, उनकी गलती नहीं है, उनको तो सब्सक्राइबर चाहिए, फिर दे आर रिक्वेस्टिंग अस, है ना? और अगर निश्चित रूप से अपन उनका वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज आवर मोरल ड्यूटी कि हम उसको लाइक तो करें। तो मैंने आपको बोला कि भाई C2C, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बुक में पढ़ा है, उसमें मुझे ये सिखाया गया कि सर जो बेसिकली जो आपका एक OLX नाम की वेबसाइट है, उसमें आप उसकी सर्विस यूज़ करते हैं। किसकी? OLX की। सर्विस क्या है? मुझे मेरा फ़ोन बेचना है, ID बनाऊंगा, अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ प्लस जितने मुझे सेल करना है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अब OLX वाले तो मेरा फ़ोन नहीं खरीदेंगे, तो फिर क्या होगा? किसी को मेरा फ़ोन वहाँ पर विजिबल होगा, जिसको सेकेंड हैंड फ़ोन चाहिए होगा, वो मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, फिर हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स होगा, व्यापार होगा, जो आप कह लीजिए। मैं मोबाइल दूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। तो एक हमारे पास जो वेबसाइट है वो केवल क्या है? मीडियम है। तो वहाँ पर जब आपका बिजनेस हुआ वो भी कहीं ना कहीं वेबसाइट के थ्रू हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली। तो इस प्रकार के जो हमारे पास होते हैं, जिनको अपन कहते हैं कि भाई कस्टमर टू कस्टमर हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि मात्र वेबसाइट केवल मीडियम है दो कस्टमर्स को, क्योंकि OLX के लिए मैं बेचने वाला भी कस्टमर हूँ, क्योंकि मैं उसको बार बार सर्च करूंगा, उसकी रेटिंग बढ़ेगी तो वो प्रायोरिटी पे दिखेगा, और जो खरीद रहा है
वो भी OLX के थ्रू मुझसे जुड़ा था, तो हम दोनों उस OLX के क्या हो जाते हैं, कस्टमर्स हो जाते हैं। लेकिन व्यापार या बिजनेस हम दोनों के बीच में होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। ठीक है, एक और आपने सुना होगा, कुछ सुना है इसके अलावा? सर शादी.com और ये सब आ जाएंगे इसमें, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर में हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन दिक्कत, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट एक मीडियम है ना। अब वो वेबसाइट हमसे भी कम आ रही है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उनसे भी ले रही है क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेना था, लेकिन उन्होंने मीडियम दिया है कि आप दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक बात है, C2C। आगे चलें, कुछ और सुना है? C2B, ठीक है। और मीडियम्स हैं, लेकिन वो संस्थाएं भी हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कंसीडर होती हैं। और एक मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा है और निश्चित रूप से आजकल आपके सिलेबस में भी ऐड है, पर फिर भी मैं उसको हमेशा से कोशिश करता हूं कि अपन ई गवर्नेंस में पढ़ें, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो रही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। तो मैंने आपसे कहा एक होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, लेकिन ये हमको ई गवर्नेंस में आना चाहिए। बट आजकल अब वेबसाइट जिसकी है उसका मन होता है तो वो अपलोड कर देते हैं, क्या बुरा है, मेरी कॉपी है मैं लिख लूँ, है ना। तो इंटरनेट पर कई बार एक और आपको मॉडल मिलता है, दैट इज़ B2G, और इसका लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं MP ऑनलाइन पे, ठीक है। आप MP ऑनलाइन की संस्था जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, हर वेबसाइट पर एक ऑप्शन आता है अबाउट अस, हमारे बारे में जानिए। तो जब आप MP ऑनलाइन के बारे में जानेंगे तो उसकी पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में जो लिखा है वो कंटेंट मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन मध्य प्रदेश के नागरिकों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई एक वेबसाइट है, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मध्य प्रदेश सरकार का जॉइंट वेंचर है। ठीक बात है। तो TCS जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को वेबसाइट बनाकर दी है, लेकिन जो रेगुलेशन का काम है कि उस पर क्या अपलोड होगा, क्या सर्विसेज हम देंगे, क्या रेगुलेशंस उसमें होंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस उसमें होंगे, इसके लिए जिम्मेदार होती है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक बात है। उन्होंने तो आपके ऑफिस में कैलाश सर को बिठा दिया है कि भैया आपको जो सरकार का है बस वही अपलोड करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो दो लोग मिले, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सरकार मिल गई। अब भैया TCS फ्री में काम तो करेगी नहीं, या जो एम्प्लॉय जो 50,000 60,000 रुपीज़ मंथ ले रहे हैं तो कम से कम उसका रेवेन्यू भी तो निकालेगी ना संस्था। तब उस कंडीशन में व्यापार तो हुआ सरकार और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मध्य, तो इस तरीके से जब वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो दैट इज B2G में कंसिडर आपका हो जाता है। इसे मैं आपको ई गवर्नेंस में फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक जो अभी अपन पढ़ते हैं नॉर्मली, इसको अपन कहते हैं मोबाइल कॉमर्स। और मोबाइल कॉमर्स जो होता है वो ऐसा होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप तो खैर रोज ही अगर व्यापार कर रहे हैं तो मोबाइल से ही कर रहे हैं। एक नया कीवर्ड है, मार्केट में ट्रेंड करता है और इंटरनेट पर काफ़ी अवेलेबल होता है, इसलिए अपन ने उसको ऐड कर लिया, दैट इज़ मोबाइल कॉमर्स। और इस तरीके से आपके ई कॉमर्स के जो मॉडल्स हैं वो अपन ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। समझ में आया? चलिए, तो कल के सेशन में कुछ बातों को आगे बढ़ाएंगे और अगले टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। जहाँ तक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ अगर 2 मिनट में, तो मुझे ऐसा पता है कि यहाँ पर जो बेसिकली जो फ्लिपकार्ट है उसकी कहानी अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या कोई भी वेबसाइट। मैंने ऐसा सुना है और मैंने देखा है, मैंने बायोग्राफी थोड़ी सी स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंगली अपन ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि 2 दोस्त थे, वो आपस में क्या थे, इंजीनियर थे। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं। नहीं, उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारे पास जो पुरानी बुक्स रखी हैं, एक्चुअली में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आती हैं शिवानी, और जो डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आती है 20। तो उनके पास कुछ 20 थी, कुछ आपकी शिवानी थी, तो उन्होंने एक बढ़िया ठेला लिया और उस पर अपनी किताबें बेच रहे थे। अब समस्या ये है कि दोनों जो थे पढ़े लिखे थे, निश्चित रूप से इंजीनियर्स थे, तो उनको लगा कि अपन एक काम करते हैं, इस पर वेबसाइट बना लेते हैं और फिर अपनी किताबों को बेचेंगे। तो उन्होंने वेबसाइट बनाई, नाम था फ्लिपकार्ट, और उन्होंने किताबें बेचना उस पर शुरू कर दी। जब उनको रिस्पॉन्स मिला तो उन्होंने उसी फ्लिपकार्ट पर अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, और लास्ट दिवाली पर उनका जो टर्नओवर था लगभग आप मान लीजिए 15 या 20 करोड़ से भी ज़्यादा था, सिर्फ दिवाली का टर्नओवर।
ठीक है। इस दिवाली का भी डेटा अपन ने देखा नहीं, लास्ट दिवाली का यही था, है ना। तो अपन खैर उसको थोड़ा और स्पेशलाइज्ड कर लेंगे, बट ये उसकी कहानी थी कि जो है इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल। समझ में आया आपको? इधर सभी को कैसे कोई कर रहा है इतना स्ट्रेंथ कहाँ से दिखेगा? देखिए आप ट्राई कर लीजिए, जो भी एक्चुअली देखिए आप डिसाइड आपको ही करना